Marathas have always been the favorite of Indian nationalist historians. तो आप देखते होंगे कि जैसे तान्हाजी मूवी आई या जो भी है, मराठा मराठा शिवाजी शिवाजी करते रहते हैं लोग, तो देर इज़ ए लॉट ऑफ एफिनिटी टुवर्ड्स मराठास एंड इन अ वे स्पेशली बाय बाल गंगाधर तिलक, Maratha history was kind of glorified, and to my understanding it was in a way over glorified. It was not that great as it is perceived now. तो हम लोग इन सारे एस्पेक्ट को देखेंगे कि वाई मराठाज वेयर सो मच ग्लोरीफाइड. कहीं ना कहीं अगर आप तान्हाजी मूवी देखेंगे तो इतनी बार स्वदेश स्वराज और ये सब बात बोलते हैं कि आपको लगता है कि देवर एज इफ देवर फाइटिंग ए नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल. But we'll see in this course that we'll see in today's course that what was the actual nature of Maratha kingdom, what they were doing, whether they were considering to create a pan-India empire or not, whether they were really fighting Britishers or not, how much nationalistic they were. So we will just try to say it. But again, you have to keep that in mind that whatever we are reading has to be understood from the perspective of 18th century. तो 18th सेंचुरी में अभी पैन ब्रिटिश एम्पायर नहीं बना है. एंड वन ऑफ द मेजर रोड ब्लॉक्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पैन ब्रिटिश एम्पायर वाज मराठा. क्योंकि मराठा लोग जो थे दे वर एक्सट्रीमली पावरफुल आफ्टर मुगल्स. they are believed to be the one who could have actually succeeded mughals in creating pan India empire. तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम देखने की कोशिश करेंगे और थोड़ा बहुत क्रिटिकली एनालाइज करेंगे. तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि जब औरंगजेब था तो मराठा एम्पायर का एक तरह से शुरुआत किसने किया था? शिवाजी ने. ठीक है. तो मराठा एम्पायर का शुरुआत शिवाजी ने किया था. छोटा सा किंगडम था, ऐसा कोई बहुत बड़ा किंगडम नहीं था. एंड दे वर एट कांस्टेंट ड्यूरिंग शिवाजीज टाइम ऑल्सो दे वर एट कांस्टेंट स्ट्रगल विथ मुगल्स. तो इस चीज़ को भी कई बार लोग ग्लोरीफाई करते हैं बिकॉज समटाइम्स राइट विंग हिस्टोरियंस ट्राई टू प्रोजेक्ट मुगल एम्पायर एज ए फॉरेन इन्वेजन. ठीक है ना. तो वहाँ से भी एक कंसर्न आता है. बट अगेन लीव दैट असाइड. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट शिवाजी वॉज ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट टसल विथ मुगल्स. इसका एक और कारण है कि औरंगजेब जो था वो जो अपना डेक्कन वॉर्स कर रहा था, डेक्कन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा था, तो उन सब के बीच में जो है कहीं ना कहीं हमारे शिवाजी आ रहे थे. ठीक है. तो इस कारण से हमेशा जो था मराठा एम्पायर और मुगल एम्पायर के बीच में कांस्टेंट टसल चल रहा था. इट वाज नथिंग पर्सनल. इट वाज जस्ट दैट मुगल्स वर ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर किंगडम इन डेक्कन एरिया and Shivaji happened to be there, so they wanted to subjugate him. ठीक है. एंड शिवाजी वॉज एम्बिशियस एंड ही वॉन्टेड टू हैव हिज ओन किंगडम. तो इन दैट सेंस शिवाजी वॉज ग्रेट. ही कंटिन्यू टू फाइट एंड डिस्पाइट हैविंग एन एम्पायर औरंगजेब कुड नॉट सबड्यू हिम. सो यू हैव टू गिव दैट क्रेडिट टू शिवाजी. ठीक है. लेकिन शिवाजी के हुआ क्या कि शिवाजी के डेथ के बाद जो है यहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन या कौन गद्दी पर नेक्स्ट बैठेगा उसके लिए कंटिन्यूस वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था. औरंगजेब के डेथ के बाद क्या हुआ कि शिवाजी का एक पोता था साहू. तो शिवाजी के डेथ के बाद क्या हुआ कि शिवाजी का जो पोता था वो साहू, उसे जो है वो मतलब ग्रैंडसन. तो शिवाजी का जो पोता था साहू, उसको मुगल लोगों ने जो है रिलीज कर दिया. एट द सेम टाइम ताराबाई ने अपने बेटे का नाम शिवाजी 2 रखा था. तो ताराबाई भी क्या कर रही थी, ये भी क्या कर रही थी, मराठा लोगों को मोबिलाइज करके, लीडर्स को मोबिलाइज करके वो जो है वो गद्दी पर बैठना चाह रही थी. कह रही थी कि हम शिवाजी 2 के मतलब बेटे के बदले में बैठ रहे हैं और वो राज कर रहे हैं. और यहाँ से एक साहू जी जो कि
औरंगजेब के मरने के बाद जिसको आज़ाद किया गया था, जो कि पोता था। तो ये दोनों अब इंटरनल सिविल वॉर छिड़ गया मराठा किंगडम में, मराठा चिफ्टन्स के बीच में, कि कौन गद्दी पर बैठेगा। ठीक है। तो इस बैटल में, इस इंटरनल स्ट्रगल में शिवाजी को जो है वो साथ मिला, एक तरह से पेशवा बोलते हैं शिवाजी को। किसका साथ मिला? पेशवा। ये पेशवा मतलब एक तरह से प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो सलाहकार, मेन सलाहकार जो है वो थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ, इसके मदद से और पूरा डिप्लोमेसी वगैरह मैनेज करके साहू इमर्ज एज द लीडर। साहू इमर्ज एज द लीडर फॉर द मराठा फैक्शन। और ताराबाई को इन्होंने फिर कुछ एरिया उरिया देके सेटल कर दिया। तो अल्टीमेटली ये जो सक्सेशन का वॉर है वो सेटल होके किसके फेवर में सेटल हुआ? साहू जी के फेवर में। एंड साहू बिकेम किंग। बट you have to understand that as Sahu became king, he was in highly in depth with बालाजी विश्वनाथ, जो कि उस वक्त पेशवा थे, और उसके स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक के कारण साहू जी बने थे। तो इसके इस पॉइंट ऑनवर्ड्स जो है मराठा किंगडम वॉज एक्चुअली बीइंग रूल्ड बाय नॉट एक्चुअल किंग, रैदर देयर प्राइम मिनिस्टर्स, यानी कि पेशवा। तो फिर पेशवा का पोस्ट वगैरह सब इंडिपेंडेंट हो गया, राजा का उसमें कोई रोल नहीं रहा, ये लोग हेरिडेटरी अपने लाइन लिनेज में चलाने लगे। ठीक है। और साहू जी एक तरह से कहने के लिए बस फॉर्मेलिटी के लिए जो है साइड में राजा बन के बैठे रहे। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि मराठा किंगडम, जिस ग्लोरियस मराठा किंगडम की हम बात करते हैं, दैट वाज बीइंग रन बाय पेशवाज, their prime minister who were Chitpavan Brahmins, and they were actually the central source of power in the whole Maratha kingdom. ठीक है। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट पेशवा। एक और चीज है कि ये जो पेशवास थे, इसके जितने भी पेशवा थे सब ने अच्छा काम किया, मतलब दे वर वेरी गुड, दे वर वेरी एफिशिएंट। ठीक है। तो और इसी वजह से मराठा किंगडम ग्लोरियस स्टेज में भी पहुंचा। तो दे वर वेरी वेरी गुड। ठीक है। तो सब क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो पहला पेज, तो इसके डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं कि किसने कौन सा एरिया जीता, बिकॉज देन इट बिकम्स कम्बरसम एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेंस नहीं है। इसीलिए इस एरिया को मैं देख रहा हूँ। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट पेशवा ने भी क्या है, एरिया का एक्सपेंशन किया। दूसरा पेशवा बाजीराव, ठीक है ना, सेकंड, इसने भी क्या किया? इसने भी एरिया को एक्सपेंड किया। ठीक है। और तीसरा पेशवा था बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहब भी बोलते हैं। जिसको नाना साहब भी बोलते हैं। तो ये थे तीसरे पेशवा। ठीक है। और ये जो हैं, ये जो थर्ड हैं, ये इस टाइम पे आप कह सकते हैं एक तरह से बहुत कुछ सिग्निफिकेंट हुआ है, जो हम थोड़ा सा देखेंगे भी। बट यू कैन से कि इट वाज पीक ऑफ पेशवा पीरियड, मतलब ये एकदम एक्सट्रीम हाईएस्ट पॉइंट है मराठा किंगडम के लिए। काफ़ी बड़ा एरिया हो गया था। बट when we say कि एरिया बड़ा हो गया था, यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पॉलिटी, एंड दिस इज वेयर क्रिटिसिज्म ऑफ मराठाज ऑल्सो लाई। एक सवाल आता है कि जब इतने अच्छे ये लोग थे, ये लोग पैन इंडिया एम्पायर बना सकते थे, एंड दे कुड हैव बीन एक्चुअल रिप्लेसमेंट ऑफ द मुगल्स, व्हाई एक्चुअली दे डिड नॉट बिकम दैट? तो इसका आंसर लोग ये देते हैं कि even though they had the potential to develop a pan-India empire and replace Mughals, they never realized it because the nature of Maratha polity itself. What do we mean by that? तो इसका मेन कारण अगर आप देखेंगे तो वो है कि first thing, when we say they were expanding their region, you have to understand that all their intention was plunder. ये इंडिया है हमारा,
यहाँ पर कहीं मराठा है। इन लोगों ने, याद होगा जब आपको बंगाल बताए थे तो बोले थे कि बंगाल को भी मराठा लोगों ने बहुत परेशान किया था। ठीक है, नीचे में हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, सबको ये लोग क्या करते थे, परेशान करते रहते थे। ऊपर राजपूत हो गए। तो ये क्या करते थे, यहाँ वेस्टर्न पार्ट में बैठ के ये देश के अलग अलग पार्ट में रेड्स मारते थे। ठीक है, ये अलग अलग पार्ट में रेड्स मारते थे। और रेड्स क्यों मारते थे, प्लंडर करने के लिए, पैसा वसूल करने के लिए, एक तरह से हफ्ता वसूल करने के लिए। और इनका हफ्ता वसूल करने का क्या तरीका था, बोलते हैं चौथ। चौथ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका 1/4 जो है आप हर साल हमको पहुंचा दोगे। और दूसरा बोलते हैं सरदेशमुखी, जिसका मतलब था 1/10, डिपेंडिंग अपॉन कैसा क्या है। तो है कि आप अपने रेवेन्यू का 1/4 या 1/10 आप हमको पहुंचा दोगे। एंड दे वेर ओनली इंटरेस्टेड इन दैट, दे वेर ओनली इंटरेस्टेड इन प्लंडर, दे वेर नेवर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग ए पैन इंडिया एम्पायर। जहाँ की पैन इंडिया एम्पायर बनाने का क्या मतलब है, आपको वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे, उनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, यू हैव टू लुक आफ्टर पीपल। बट दे वर नेवर वरीड अबाउट दैट, they never actually wanted that. All they wanted was कि हम प्लंडर करें, हमको पैसा आते रहे और हम अपने पार्ट में। तो अगर आप देखना चाहिएगा तो केवल गुजरात, मालवा और खानदेश जो वेस्टर्न पार्ट में है, ये वाला पार्ट जो है, केवल इसी पार्ट में इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया, मेंटेनेंस किया, और मतलब एक तरह से आप कह सकते हो उनका बेस था। ठीक है ना, तो इस पार्ट में उनका बेस था जहां कि वो एक तरह से प्रॉपर रूलर की तरह रूल कर रहे थे। बाकी पार्ट में तो वो केवल प्लंडर कर रहे थे। अगर हम आप देखिएगा तो इवन दो देयर एक्सपेंशन लुक्स वेरी बिग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दे डिड वाज दे यूज्ड टू रेड, कलेक्ट रेवेन्यू इन द फॉर्म, एग्रीमेंट करते थे कि हमको चौथ दो, सरदेश मुखी दो, एग्रीमेंट हुआ, फिर वापस आ गए। नाउ दे आर नॉट वरीड अबाउट पीपल, दे आर नॉट वरीड अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। तो वो कोई लाइबिलिटी लेके नहीं चलना चाहते थे। तो इवन दो वी ग्लोरीफाई, एंड दिस इज वेयर आई क्रिटिसाइज मराठास, इज द पॉइंट दैट हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम, अगर ये पार्ट को अगर आप अफगानिस्तान मान लो, ये पार्ट इंडिया मान लो, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली भी क्या करता था, रेगुलर आता था, प्लंडर करता था, कुछ लूट लाट के चला जाता था, राइट। तो इनका भी वही था कि दे नेवर वेंट बियॉन्ड प्लंडर। तो दे नेवर हैड इंटेंशन टू वेंट बियॉन्ड प्लंडर फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया। सो दिस इज वन थिंग व्हाई दे कुड नॉट बिकम द पैन इंडिया एम्पायर। सेकेंड पॉइंट कम्स, एंड दैट इज दैट उनका जो पावर का स्ट्रक्चर था वो कन्फेडरेसी था। कन्फेडरेसी का मतलब एक ग्रुप ऑफ रूलर्स हैं, सब अपने आप में क्या है, एक तरह से इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस हैं, और एक कोई सेंट्रल अथॉरिटी है। जैसे कि हमारे यहाँ कन्फेडरेशन है ना, कन्फेडरेशन से कन्फेडरेसी आया कि स्टेट्स अपने मामले में इंडिपेंडेंट है, या फिर कोई एक सेंटर भी है। तो सेंटर थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है, बाकी स्टेट्स अपने मामले में इंडिपेंडेंट हैं। तो मराठा का भी पावर स्ट्रक्चर ऐसा ही था। उसमें क्या था कि सेंटर पे कौन हो गए, पेशवा हो गए, सेंट्रल पावर पेशवा हो गए, मतलब राजा तो वैसे ही साइड में रखा हुआ है, राइट, पेशवा हो गए सेंट्रल पावर। बाकी जो है जैसे कि आपके हो गए भोसले नागपुर में थे, गायकवाड़ बड़ौदा में थे, होलकर इंदौर में थे, सिंधिया ग्वालियर में थे। तो ये सब अपने आप में बहुत हद तक इंडिपेंडेंट थे। तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या थे कि एक तरह से क्या है, चेयर वाला गेम चल रहा है कि कौन अपना पेशवा बिठाएगा, जब बाद में जब पेशवा वीक हो जाएंगे कौन अपना पेशवा बिठाएगा। सब अपने आप को बड़ा मानते थे, सब एक दूसरे के लिए पावर के लिए, कैप्चर के लिए ये लोग स्ट्रगल करते रहते थे। ठीक है, तो ये हो गया कन्फेडरेसी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में जब तक सेंटर बहुत स्ट्रांग है तब तक तो ये यूनाइटेड रहेगा। जिस दिन सेंटर वीक होगा उस दिन क्या हो जाएगा, रिवोल्ट होना शुरू हो जाएगा।
और एक्चुअली यही हुआ था। जब अंग्रेज़ों का इंटरफेरेंस इसलिए होना शुरू हो गया क्योंकि जब पेशवा वीक होना शुरू हो गया तो बाकी लोग अपने लोगों को प्रॉक्सी पेशवा बनाना शुरू करना चाहते थे। फिर क्या हुआ कि पेशवा भाग भाग कर क्या कर रहा था, अंग्रेज़ों से मदद मांगने जा रहा था, और उस चक्कर में अंग्रेज़ों का इंटरफेरेंस इनके एक्टिविटी में बढ़ा एंड अल्टीमेटली इट लेड टू सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया हमारा, नेचर ऑफ पावर स्ट्रक्चर, जो कि कन्फेडरेसी है। ठीक है ना, ये था। और एक तीसरा कारण था, और वो कारण था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने जो है, अहमद शाह अब्दाली के साथ पेशवा लोगों का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। अहमद शाह अब्दाली के साथ क्या हुआ था, पेशवा लोगों का थर्ड बैटल ऑफ, मराठा लोगों का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। और उस बैटल में एक तरह से कमर तोड़ के रख दी थी मराठा किंगडम की। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो क्या हुआ कि एक तो हार हुआ, दूसरा क्या हुआ कि जो क्रीम ऑफ इनकी आर्मी थी वो इन्होंने भेजा था और वो सारे के सारे मारे गए। उस वक्त का जो पेशवा था, उस वक्त का पेशवा एक्चुअली थर्ड पेशवा हमारा नाना साहब थे, और थर्ड पेशवा का बेटा वहाँ मारा गया। उसके कारण ये शॉक में आ गए नाना साहब, और उनका डेथ हो गया। और उनके डेथ के बाद से फिर से सक्सेशन वॉर स्टार्ट हो गया, और उसी सक्सेशन वॉर का फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने इनके पॉलिटी के अंदर इंटरफेरेंस, इंटरनल अफेयर्स में हाथ डालने के लिए। ठीक है, तो एक तो क्रीम मर गया, अच्छे खासे नाना साहब जो सबसे कॉम्पिटेंट थे वो मर गए, सक्सेशन वॉर स्टार्ट हो गया, और एक तरह से इनके प्रेस्टीज को भी, जो मराठा अभी तक जो थे इनविंसिबल समझे रहे थे, उस प्रेस्टीज को भी शॉक लगा। तो ये थर्ड कारण है जिसके कारण कि हम कह सकते हैं कि वाई दे कुड नॉट रिप्लेस मुगल्स। ठीक है, तो इस एस्पेक्ट को समझना है हम लोगों को। तो हम वापस से आते हैं अपने टाइम लाइन पे। तो हम जानते हैं कि पहले बालाजी विश्वनाथ थे पेशवा, दूसरे बाजीराव। अगेन दे वर ग्रेट, दे इनलार्ज द क्या कहते हैं मराठा किंगडम। चौथे सरदेश मुखी वगैरह इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, ये वो किया। बालाजी बाजीराव या नाना साहब जो हैं, ही वॉज द पीक इन हिज टाइम, मतलब मराठा वर एट देयर पीक। और यही वो टाइम है जब हम जानते हैं ना कि बंगाल में रेड होता था और अलीवर्दी खान वहाँ पे थे, और एग्रीमेंट एक तरह से बना था चौथ देने का। तो वो यही टाइम है, इन्हीं के टाइम में। तो नाना साहब का खास मतलब क्या क्रेडिट में जाएगा कि ये सारे देश में जो है चौथ सरदेश मुखी वगैरह मैनेज कर रहे थे काफ़ी अच्छे ढंग से। इन्हीं के टाइम पे, जैसा कि अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, क्या हुआ है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और ये पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद से मराठा का हम क्या कहेंगे, डाउनफॉल शुरू होगा। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट के बाद से क्या होगा, मराठा का डाउनफॉल शुरू होगा। तो ये हम लोग समझ सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये था मराठा का अभी तक जितना भी हम लोगों ने देखा, ये था ग्लोरियस पीरियड। ये ग्लोरियस पीरियड है जहाँ कि हम कह रहे हैं कि मराठा कुड इजीली रिप्लेस किनको, मुगल्स को। नाउ व्हाट वी विल सी इज दैट known as Anglo-Maratha War and how Marathas were subjugated। तो हम लोग अब इस एस्पेक्ट पे आ रहे हैं, अब हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद से क्या हुआ कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत खत्म हुआ, मराठा लोग हार गए, और नाना साहब जो हैं उनकी डेथ हो गई। उनका बेटा मर गया था, उस शॉक के कारण उनका डेथ हो गया। और उसके बाद उनका बेटा जो है माधवराव जो है वो पेशवा बने। माधवराव के डेथ के बाद से सक्सेशन का वॉर शुरू हो गया, क्योंकि एक रघुनाथ राव जो हैं वो चाह रहे थे पेशवा बनने के लिए। ठीक है, बट वो क्या थे, वो जो अनदर कंटेस्टेंट था उसके क्या थे, चाचा थे। और रघुनाथ राव का एक्चुअली बन नहीं रहा था पेशवा बनने का, और सारे बाकी के जो भी अदर चीफ्टन्स थे कॉन्फेडरेसी के, वो सारे विरोध कर रहे थे कि रघुनाथ राव को बनना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो अब हम लोग इंटर कर चुके हैं फर्स्ट
एंग्लो मराठा वॉर में। ठीक है, ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का। तो रघुनाथ राव इस पूरे स्टोरी के विलन हैं, एंड ही वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स इनटू द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ मराठा। तो रघुनाथ राव, बिकॉज ही वांटेड टू बिकम पेशवा एंड हिज क्लेम वाज नॉट सपोर्टेड बाय अदर chieftains, so what he did was that he went to ब्रिटिशर्स फॉर हेल्प। और ब्रिटिशर्स ने उनके साथ क्या किया था, उनके साथ ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ सूरत किया। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ सूरत में ब्रिटिशर्स को उन्होंने एग्री किया कि ठीक है, अगर मैं बन गया पेशवा तो मैं तुमको कुछ पार्ट जमीन का दे दूंगा, ये वो। ठीक है, तो एक तरह का अलायंस हुआ, और यहाँ से रघुनाथ राव वेंट टू ब्रिटिशर्स। ट्रीटी ऑफ सूरत, एंड दिस वॉज द पॉइंट व्हेन ब्रिटिशर्स मेड एंट्री इनटू दिस पॉलिटिक्स। ठीक है, ये इसके बाद काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ब्रिटिशर्स के अंदर भी कुछ लोग थे, जैसे कि बंगाल का जो डिवीज़न था वो इस ट्रीटी को होल्ड नल करके फिर नया ट्रीटी करना चाह रहा था, और बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, कभी ब्रिटिशर्स में कुछ लोगों ने डिफाई किया, झगड़ा किया। बट अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इट वॉज द वॉर ऑफ सक्सेशन इन विच रघुनाथ राव हु वांटेड टू बिकम पेशवा वेंट टू ब्रिटिशर्स एंड हैड अ डील, जिसमें कि उसने एग्री किया था कि आप हमारे साथ लड़ो तो हम आपको क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह, कुछ लैंड वगैरह सीड कर देंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि फिर ब्रिटिशर्स और बाकी के जो मराठा हैं, बाकी के जो मराठा हैं, और दूसरे साइड ब्रिटिशर्स प्लस रघुनाथ राव, इनके बीच बैटल हुआ। बैटल एक तरह से हम कह सकते हैं इनकन्क्लूसिव रहा, कोई रिजल्ट नहीं निकला, और फाइनली जब बहुत लंबा लड़ाई हो गई तो ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सालबाई के बाद ये एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है भैया, जो जहाँ पे है वैसा रहे। एक तरह से म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है, झगड़ा खत्म हुआ, एंड दिस ट्रीटी वाज इन अ वे। फिर फाइनली रघुनाथ राव का कुछ नहीं हुआ, रघुनाथ राव साइड में हो गए। ठीक है, लेकिन रघुनाथ राव एक्चुअली मेड ए एंट्री पॉइंट फॉर द ब्रिटिशर्स। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का सिग्निफिकेंस यही है कि ब्रिटिशर्स नाउ केम इनटू द पिक्चर। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, दैट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस। सेकेंड सिग्निफिकेंस है ट्रीटी ऑफ सालाबाई में क्या हुआ कि मराठा लोगों ने एग्रीमेंट किया ब्रिटिशर से कि ठीक है, अब हम लोग भाई भाई हो गए, हम दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करना है। और ख़ास करके मैसूर, जो कि साउथ में अंग्रेज़ों के नाक में दम करके रखा था, मैसूर ने नाक में दम करके रखा था। अंग्रेज काफ़ी उससे परेशान थे और उसको इजीली हरा भी नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर इन लोगों ने थ्रू ट्रीटी ऑफ सालाबाई कहीं ना कहीं मराठा लोगों को कन्विंस किया कि जब हम मैसूर के साथ लड़ेंगे तो आप हमारे साथ होंगे। और ये हम देखते हैं कि अगर आप देखिएगा कि एंग्लो मैसूर वॉर्स देखिएगा तो आप पाइएगा कि ये जो हैं मराठा लोगों ने मोस्ट ऑफ द एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ दिया, और कहीं ना कहीं डिक्लाइन ऑफ मैसूर में मराठा लोगों का ये कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ट्रीटी ऑफ सालाबाई का कंट्रीब्यूशन जो है, मतलब मैसूर के फेट के लिए जो है, मैसूर के फेवर में जो अंग्रेज़ों ने मराठा लोगों का कॉपरेशन अपने 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 फेवर में कर लिया ना, दैट वाज दैट वाज अनदर सिग्निफिकेंट इवेंट, result or outcome of this first Anglo-Maratha war. So these are the two important outcomes. लंबी स्टोरी है, अगर आप पढ़िएगा, इट डज मेक सेंस, इट आई डोंट थिंक इट विल बी आस्क्ड। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। नाउ विल कम टू सेकेंड।
अब क्या है कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम तक क्या हुआ है, आपको दो चीज समझना पड़ेगा। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम तक मैसूर आउट ऑफ पिक्चर हो चुका है। सेकेंड मराठा वॉर के टाइम तक मैसूर को ये लोग हरा चुके हैं। मैसूर वॉज आउट ऑफ पिक्चर। ओनली मेजर पावर विच वॉज येट टू बी सबड्यूड बाय द ब्रिटिशर्स वेयर मराठा। तो केवल अभी मराठा ही बचे हैं पिक्चर में, ठीक है। तो डिप्लोमेसी के हिसाब से मतलब ऑल आउट वॉर में अंग्रेजों को फायदा है, क्योंकि अगर इनको सबड्यू कर लिया तो पूरा देश इनका हो गया, ठीक है ना। तो ये हमको समझना है कि मैसूर आउट ऑफ पिक्चर हो चुका है, और क्या है, मराठा केवल एकमात्र पावर है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, और ये जस्ट लाइक फर्स्ट वन, ये भी जो है इंटरनल स्क्वेबल, एक दूसरे को हटाने भिड़ाने के चक्कर में हुआ। और क्या हुआ कि इस वक्त बाजीराव टू, ये जो था ये पेशवा था, ये रघुनाथ राव का बेटा था, और बाजीराव टू जो है ये पेशवा था। अब इसको क्या हो रहा था, बाकी के, हमने जैसा कि पिछले जस्ट थोड़ी देर पहले बात किया ना कि कन्फेडरेसी था, तो बाकी लोग क्या है, जब तक पेशवा स्ट्रांग है तब तक सब सही है कन्फेडरेसी में, बट जैसे पेशवा वीक होगा तो बाकी लोग अपना पेशवा या पपेट पेशवा प्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो यही हो रहा था। बाजीराव टू वॉज नॉट दैट एफिशिएंट, ठीक है। और क्या हुआ कि होलकर और बाकी लोग अपना पेशवा जो है वहां बिठाने के चक्कर में थे। तो इस चक्कर में क्या हुआ, इंटरनल स्ट्रगल चालू हो गया, और होलकर वगैरह लोगों ने क्या किया कि पुणे में, इसको बैटल ऑफ पूना भी बोलते हैं, बट बेसिकली क्या है, होलकर वगैरह ने पूना को रेड वेड करना, प्लंडर करना चालू कर दिया, ठीक है। तो बैटल ऑफ पूना, पूना में थे पेशवा, ठीक है। तो बैटल ऑफ पूना में क्या हुआ कि अब इंटरनल स्क्वेबल के कारण बाजीराव को लगा, पेशवा को लगा कि मेरी स्थिति तो कमजोर है, ये सब बाकी मिलके हमको हरा देंगे। तो इसको डर लग गया कि मेरी स्थिति, मेरी पेशवाशिप खतरे में है। अगेन ही रैन टू ब्रिटिशर्स, ठीक है। इस वक्त अब एक और चीज समझने वाली बात है, इस वक्त जो था सब्सिडरी अलायंस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, लॉर्ड किसने दिया था सब्सिडरी अलायंस का कॉन्सेप्ट? लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है ना। तो इस वक्त तक क्या है कि सब्सिडियरी अलायंस का कॉन्सेप्ट आ चुका था, एंड ब्रिटिशर्स वेयर लुकिंग नॉट जस्ट फॉर, मतलब क्या कह सकते हैं कि नॉर्मल लैंडमेंट, ठीक है ना। तो लॉर्ड वेलेस्ली के इसमें लोग सब्सिडियरी, किसके इसमें, तो लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली तब तक सब्सिडियरी अलायंस का कॉन्सेप्ट आ गया था। सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता है, क्या दो लोग अगर सब ब्रिटिश के साथ, जैसे ही आप सब्सिडियरी अलायंस में जाएंगे तो क्या होगा कि ब्रिटिशर्स और दोनों एग्री करेंगे कि हम एक दूसरे को डिफेंड करेंगे। तो ऊपर से तो देखने में अच्छा लगा, बट कैच क्या है कि ब्रिटिशर्स बोलेगा हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करें, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, तो हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना आर्मी का एक टुकड़ा वहाँ भेज देंगे, साथ में हमारा एक रेसिडेंट आपके इसमें रहेगा, किंगडम में रहेगा। तो रेसिडेंट को प्लेस करके, और जब अपना आर्मी जब आप वहाँ पे प्लेस कर देते हो, तो एक तरह से आप इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल करते हो। एट द सेम टाइम क्या है, द ट्रिक इज कि इसका कॉस्ट अंग्रेज नहीं उठाएंगे। वो जो आर्मी आपके यहाँ रहेगी, जो ब्रिटिश आर्मी है, उसका खर्च चूंकि हमने आपके प्रोटेक्शन के लिए दिया है, तो ब्रिटिशर्स यूज टू एक्सट्रैक्ट मनी फॉर देम ऑल्सो, ठीक है ना। तो जो लोकल गवर्नमेंट है वही पे करेगी उस ब्रिटिश ट्रूप को मेंटेनेंस का। तो एक तरह से विदाउट एनी खर्चा आप क्या कर सकते हैं कि विदाउट एनी कॉस्ट ब्रिटिशर्स वेयर में, मतलब अफेक्टिंग इंटरनल अफेयर्स। तो एक तरह से अल्टीमेटली इट यूज टू लीड टू सब्जुगेशन ऑफ द लोकल किंगडम्स, ठीक है।
तो सब्सिडियरी अलायंस एक तरह से प्रीकर्सर स्टेप था बिफोर यू कंप्लीटली टेक ओवर एनी किंगडम। सेम उन्होंने अवध में किया था, है कि नहीं। और ये सब्सिडियरी अलायंस हालांकि हम वेलेस्ली को कह रहे हैं कि मतलब ये जो प्रिंसिपल है ये अंग्रेज़ों में वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली के आने के बाद से आया था। बट तो ये भी एक याद करने वाली चीज़ है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपको कि मतलब सब्सिडियरी अलायंस किसने दिया था, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली। बट एक चीज़ जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है इस पूरे प्रकरण में वो ये है कि याद रखना कि अगर आप देखिएगा तो इनिशिएशन कहीं ना कहीं डुप्ले ने, फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्ले ने किया था, जहाँ कि वो क्या करता, कार्नेटिक वॉर इस समय क्या करता था, मदद करता था, आप गद्दी पे आओ और साथ में अपना एक फौज प्लेस कर देता, जैसा उसने हैदराबाद में किया था, ठीक है। बासी को जो है उसने प्लेस कर दिया था वहाँ पर, राइट। तो कहीं ना कहीं डुप्ले का ही मॉडिफाइड वर्जन था। एंड द गुड थिंग इज कि कॉस्ट सामने वाला बेयर कर रहा है, आप इंटरनल अफेयर्स में अफेक्ट कर रहे हो, आप एक अपना रेसिडेंट जो है वहाँ पर रख रहे हो, जब आप उससे मदद चाहोगे वो देगा, और आपके आर्मी को मेंटेन सामने वाला ही किंगडम करेगा। तो दिस वाज द सब्सिडियरी अलायंस। तो इस वक्त तक सब्सिडियरी अलायंस का कॉन्सेप्ट आ गया था। तो इस बार जो बाजीराव के साथ, फर्स्ट बार में सिंपल लैंड का ट्रांसफर था, इस बार जो एग्रीमेंट बाजीराव टू के साथ हुआ अंग्रेजों का, उसमें हुआ कि अगर हम जीते तो हम सब्सिडियरी अलायंस बनाएंगे, राइट। दिस वाज द मेजर शिफ्ट, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, बैटल ऑफ पूना में बाजीराव को लगा कि बाकी के लोग मिलके उसको हटाना चाह रहे हैं, वो डर गया, वो दौड़ के ब्रिटिशर्स के पास गया, ब्रिटिशर्स ने उसको पेश किया कि हमसे सब्सिडियरी अलायंस कर लो, उसने सब्सिडियरी अलायंस के लिए हाँ कह दिया, और फिर बैटल शुरू हुआ। अब बैटल का क्रोनोलॉजी ज़्यादा नहीं जानते हैं, सिंपली इतना जानते हैं कि ठीक है, बाजीराव और ब्रिटिशर्स एक साइड और बाकी लोग एक साइड, ठीक है ना, बाजीराव और ब्रिटिशर्स एक साइड, बाकी लोग एक साइड, ये सारे लोग मिलके लड़ाई किए। और फाइनली क्या हुआ कि इस बैटल में अंग्रेज लोग अच्छे तरीके से जीत गए। इस बैटल में क्लियर कट विक्ट्री किसकी हो गई, ब्रिटिशर्स की। पहले वाला इनकंक्लूसिव रहा था, इसमें ब्रिटिशर्स अच्छे तरीके से जीत गए। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि अलग अलग जो है कह रहा है कि ऑल द मराठा फोर्सेस वर डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स इन दीज बैटल्स। सिंधिया, भोसले, होलकर, इन सबको ब्रिटिश के साथ ट्रीटी साइन करना पड़ा। और एक लार्ज पार्ट इन लोगों से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, नॉर्थ इंडिया का एक लार्ज, सेंट्रल इंडिया का एक लार्ज पार्ट जो है ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कब्जे में चला गया, और बाकी सब जगह रेसिडेंट आ गए, आर्मी आ गई, जो सब्सिडियरी अलायंस का कंपोनेंट होता है वो हो गया, ठीक है। तो इसमें बाकी के मराठा, ब्रिटिशर्स प्लस बाजीराव टू, और बाजीराव ये वाला ग्रुप जीत गया, और इन सब के साथ लैंड लेके तो सेंट्रल इंडिया का काफ़ी अच्छा खासा पार्ट आ गया, और बाकी सब्सिडियरी अलायंस बाकी किंगडम्स के साथ हो गया। यानी कि हर एक जगह रेसिडेंट आ गए, हर एक जगह जो है आर्मी आ गई, जिसका कि मेंटेनेंस वहाँ के लोकल राजा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। अब हम आते हैं थर्ड और लास्ट ये बैटल अपने आप में सिग्निफिकेंट इस सेंस में है क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है। ये बैटल अंतिम बैटल है मराठा वॉर का। मराठा पावर कंप्लीटली सब्जुगेटेड हो जाएगा ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिश पारामाउंट हो जाएगा देश में, क्योंकि और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर तक तो मैसूर जो बचा था, जो कि असल मतलब एक अनदर स्ट्रांग फोर्स था जो कि टक्कर दे रहा था ब्रिटिशर्स को, वो तो चला ही गया था, अकेले मराठा बचे थे। मराठा भी यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस से सब्जुगेटेड हो गए थे, बट फिर भी अभी तक क्या थे, इंडिपेंडेंट टाइप के थे। इस थर्ड मराठा वॉर के बाद सब खत्म हो जाएगा, सब लोग डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएंगे ब्रिटिशर्स के, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश पावर पारामाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि तब तक थर्ड एंग्लो मराठा वॉर तक जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने पॉलिसी ऑफ पारामाउंटसी दिया था। पॉलिसी ऑफ अभी तक क्या था, सब्सिडियरी बना रहे थे, बट राजा अपने आप में इंडिपेंडेंट था। बट अब आ गया पारामाउंट से कि डायरेक्ट सब्जुगेशन होगा, कोई सब्सिडियरी अलायंस नहीं रहेगा, कोई दोस्ती वाला नहीं रहेगा, तुम हमारे अंदर रहोगे।
तो ये है पारामाउंट से। और किसने दिया था? हेस्टिंग ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। हेस्टिंग ने दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये आ गया था। तो अब क्या हुआ है कि चूंकि सेकेंड मराठा वॉर के बाद सबके साथ सब्सिडियरी अलायंस हो गया था, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि बाजीराव के भी इसमें रेसिडेंट लोग थे जो उंगली कर रहे थे उसके काम में। होलकर, भोसले, गायकवाड़, सब सब राजा लोग जो थे, सब जो अपने चिफ्टन्स थे, इन सब के काम में वहाँ के रेसिडेंट लोग टांग अड़ाते थे। अनड्यू इंटरफेरेंस हो रहा था। इससे मराठा लोग जो थे पेन में थे। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, बुझते दिया का लास्ट बार बहुत तेजी से फ्लिकर करता है, तो वही कहीं ना कहीं उनके अंदर आया कि बहुत हो गया, अब जो है हमको फाइट करके इंडिपेंडेंस अंग्रेजों से चाहिए। मतलब पहली बार आप कह सकते हो एक तरह से कि मराठा अभी तक क्या है, हम देख रहे हैं वही टिपिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो पूरे इंडिया में हो रहा था कि सब आपस में लड़े जा रहे हैं, चाहे रघुनाथ राव का केस हो या सेकेंड मंगलम मराठा वार का केस हो, सब आपस में लड़ रहे हैं, उसका फायदा ब्रिटिशर्स उठा के ले जा रहे हैं, है कि नहीं। कुछ लोग अपने ही, कुछ लोग ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे हैं, चाहे रघुनाथ राव इस केस में हो या इस केस में पेशवा रहे हो, सब क्या हो, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे हैं, राइट। तो एक इंटरनल फैक्शन था। कहीं ना कहीं पहली बार इन लोग के अंदर वो आत्मसम्मान की भावना है कि बहुत हो गया, अब हम लोग को सबको मिलकर लड़ना है। तो पेशवा की लीडरशिप में सारे लोग जो है थर्ड बैटल में फाइनली जो है ये लोग डिसाइड किए कि सारे लोग मिलके इंक्लूडिंग पेशवा, इस बार कोई डिफेक्ट नहीं किया है जो अंग्रेजों की साइड गया, ठीक है। और ब्रिटिशर्स के बीच में, मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में ये थर्ड बैटल हुआ है। और ये एक तरह से इज्जत की लड़ाई है, एक तरह से परेशान हो गए रेजिडेंट से उसकी लड़ाई है, एक तरह से फ्रीडम की लड़ाई है। तो ये लड़ाई हुई, लड़ाई काफ़ी स्विफ्ट था, ये लोग आसानी से हार गए। इसका एक और कारण लोग देते हैं कई बार, वो कहते हैं कि पिंडारी जो हैं, पिंडारी जो वॉरियर मिशनरी मतलब ग्रुप था, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो मीनेस क्रिएट किए हुए था अंग्रेजों के लिए। तो अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि मराठा लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसके मतलब कहने के लिए इसके लिए हुआ था, बट मेन हम लोग जान रहे हैं कि इज्जत की लड़ाई थी एक तरह से, ठीक है। तो ये लड़ाई हुआ, स्विफ्ट हुआ, हरा दिया अंग्रेजों ने आराम से। ब्रिटिशर्स वेर क्लियरली विक्टोरियस, और इस टाइम वो सब्सिडियरी अलायंस तो कर ही चुके थे, तो नेक्स्ट स्टेज में पहुंचे कि पारामाउंटसी कि तुम हमारे सब्जुगेट हो। सबसे पहले पेशवा को क्या किया, पेशवा को गद्दी से हटाया, पेशवा को बिठूर में, पेशवा को बिठूर, पेशवा को पेंशन देके बिठूर में बिठा दिया कि आप जाइए, आप वहाँ पे रहिए, आपका राजपाल का समय खत्म हुआ, ठीक है। इसी पेशवा का बेटा कौन था? नाना साहब। इसी पेशवा का बेटा था नाना साहब, जो कि 1857 की लड़ाई में कानपुर से लड़े थे। बिठूर कानपुर के पास है, ठीक है। तो पेंशन देके पेशवा को ठिकाने लगा दिया, साइड कर दिया। बाकी जो भी एम्पायर बचे थे, ठीक है ना, भोसले हो, होलकर हो, इन सब का सिग्निफिकेंट पोर्शन पहले तो अंग्रेजों ने रख लिया, और बाकी को बोला कि ठीक है अब आप लोग हमारे अंदर हो, यानी कि इक्वल नहीं हो, अंदर हो। सब्सिडियरी में फिर भी इक्वल था, पारामाउंटसी में आप लोग अब हमारे अंदर हो, ठीक है ना। तो दे इंटर्ड इनटू एन अलायंस ऑफ सबऑर्डिनेशन विद द ब्रिटिशर्स, और इस तरह से इस पॉइंट ऑनवर्ड्स मराठा पावर का डिक्लाइन हो चुका है। मराठा पावर कंप्लीटली अंग्रेजों के द्वारा सबड्यूड हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग जो शुरुआत किए थे उस एस्पेक्ट को देखते हैं, हाउ मच नेशनलिस्टिक दे वर। फर्स्ट थिंग, दे नेवर फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन अ सेंस कि आप देख रहे हो एंग्लो मराठा वॉर में ही आप देख रहे हो आधे लोग उधर से लड़ रहे हैं, आधे लोग इधर से लड़ रहे हैं। तो मतलब इट वॉज सिंपली फाइट, नॉर्मल फाइट फॉर सक्सेशन, एंग्लो मराठा वॉर। देयर वॉज नथिंग नेशनलिस्टिक अबाउट इट। दूसरा, ये जो है जब मुग़ल डिक्लाइन कर रहे थे तो इन्होंने बंगाल हो, हैदराबाद हो, मैसूर हो, मैसूर के हार में एक इम्पॉर्टेंट कारण बने थे कि इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। तो इन वे वी आर सीइंग दैट कि जो लोग लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट ये लड़ रहे हैं, यानी ये ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे हैं। तो दिस रेजेज ए पॉइंट कि मतलब शिवाजी वॉज ग्रेट, बट वॉज मराठा एम्पायर एक्चुअली ए नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट। एक और चीज़ समझना है,
शिवाजी अंग्रेजों के अगेंस्ट नहीं लड़े थे, शिवाजी औरंगजेब के अगेंस्ट लड़े थे। बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है मुगल एम्पायर वॉज टोटली इंडियन इन नेचर। ठीक है, अकबर के बाद से आप नहीं कह सकते हो कि देवर फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है, एक सिंक्रेटिक अप्रोच था, यहाँ के लीडर हैं, यहाँ के राजा हैं, वो लोग बाहर के नहीं हैं। तो नेशनलिस्टिक वाली बात भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओवर एम्फेसाइज है। सर्टेनली मराठा ग्लोरी वॉज यूज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक टू चैलेंज नेशनलिज्म, ए हिंदू नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो वो एस्पेक्ट है। बट ये कहना कि मराठा ब्रिटिशर से लड़े और स्वराज जैसा कि आपने तान्हाजी मूवी में देखा होगा, आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि वो स्टोरी सही है। इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड, मतलब इवन दो आई डोंट एग्री कि टीपू सुल्तान भी एक नेशनलिस्टिक थे, बट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू वांट टू मेक अ हीरो आउट ऑफ इट हु रियली फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, यू हैव टू आइदर पिकअप बंगाल का सिराजुद्दौला, यंग लीडर, हाई हेडेड, बट ही फॉट वैलेंटली विद द ब्रिटिशर्स। हार गया, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी हुआ, इंटरनल जो भी हुआ, बट ही फॉट। एंड सेकेंड, द वन हु वॉज रिलेटिवली मोर सक्सेसफुल, मोर विजनरी वॉज टीपू सुल्तान, मैसूर किंगडम। You certainly have to give it to them कि they really thought they were ahead of their times, even though they didn't had this kind of resource. Otherwise they had that vision to form a pan India empire. तो हम लोगों just summarize करना, we saw मराठा का डिक्लाइन होने का पहला कारण था इंटरनल स्ट्रगल, मोस्टली पेशवाशिप के लिए, जिसके कारण कि जो भी पेशवा बनना चाह रहा था वो अंग्रेज़ों के पास जा रहा था, अंग्रेज उससे ट्रीटी करा के धीरे धीरे सब्सिडियरी और फाइनली पारामाउंटसी में इट लेड। और ग्लोरियस पीरियड की बात करेंगे तो ग्लोरियस पीरियड में हमको याद रखना है कि दे डिड नॉट फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन प्लंडर, चौथ एंड सरदेशमुखी। So this was their weakness. That's why they could not form a pan-India empire. With this, this part of Maratha Empire is closed.